हमारा खून यानी ब्लड शरीर की एक तरह से लाइफलाइन है। ये ऑक्सीजन और सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है। पर क्या होता है जब इस सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है? कभी-कभी इसे भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो असल में सारी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ब्लड हेल्थ की दो सबसे बड़ी परेशानियां हैं, या तो खून का बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाना, जिससे खतरनाक क्लॉट्स यानी थक्के बन सकते हैं, या फिर उसका बहुत ज्यादा पतला हो जाना, जिससे ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो चलिए इससे थोड़ा और समझते हैं। हमारे शरीर को ना एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखना होता है। आज हम उस फार्माकोलॉजिकल टूलकिट पर नजर डालेंगे जिसे डॉक्टर्स इस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस टूलकिट का सबसे पहला हिस्सा देखते हैं। ये वो दवाएं हैं जो खून बनाने में मदद करती हैं, खासकर तब जब उसमें किसी चीज की कमी हो। इन्हें हेमाटोनिक्स कहते हैं। तो ये हीमेटोनिक्स होते क्या हैं? आसान भाषा में कहें तो ये वो सब्सटेंस हैं जो खून बनाने के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनका सबसे कॉमन इस्तेमाल एनीमिया जैसी कंडीशन में होता है, जहां शरीर में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। हेल्दी खून बनाने के लिए ना 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं: आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। इन्हें ही खून के सबसे ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। अगर किसी में आयरन की कमी हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए कितना आयरन चाहिए? रिसर्च बताती है कि कमी को रोजाना 1% की दर से ठीक करने के लिए करीब करीब 180 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन की जरूरत होती है। यह आंकड़ा बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि इससे कम डोज शायद उतना असर न करे। तो प्रैक्टिकली ये इलाज कैसा दिखता है? यहाँ हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। इस टेबल में वो दवाएं हैं जो आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के इलाज में काम आती हैं, जिसमें फेरस सल्फेट जैसी कॉमन दवाएं भी शामिल हैं। अच्छा, अब टूलकिट में आगे बढ़ते हैं और एक बिल्कुल उल्टी समस्या को देखते हैं। ऐसा खून जिसमें थक्के यानी क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। एंटीकोएगुलेंट्स वो एजेंट्स हैं जो खून के जमने की क्षमता को कम कर देते हैं। यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो है इनका प्रिवेंटिव रोल, मतलब ये नए थक्के बनने से रोकते हैं। इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दवाएं क्लॉटिंग को रोकती तो हैं, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये उन थक्कों को नहीं घोलती जो पहले से बन चुके हैं। मोटे तौर पर एंटीकोएगुलेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंजेक्टेबल, जैसे कि हेपरीन, और दूसरे होते हैं ओरल, यानी जिन्हें मुंह से लिया जाता है, जैसे कि वॉरफेरिन। लेकिन रुकिए, क्लॉटिंग को रोकने का एक और भी तरीका है। कुछ दवाएं एक अलग ही रणनीति अपनाती हैं। वो सीधे प्लेटलेट्स पर असर करती हैं। इन्हें कहते हैं एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये प्लेटलेट प्लग बनने से रोकते हैं, जो धमनियों में क्लॉट बनने का सबसे पहला स्टेप होता है। तो फिर इन दोनों रोकथाम करने वाली दवाओं में फर्क क्या है? चलिए समझते हैं। एंटीकोआगुलेंट्स खून में मौजूद क्लॉटिंग फैक्टर्स पर असर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स सीधे प्लेटलेट्स पर काम करते हैं, वो सेल्स जो आपस में चिपक कर थक्के की शुरुआत करते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण तो हम सब जानते हैं, एस्पिरिन। हार्ट अटैक और स्ट्रोक को रोकने के लिए एस्पिरिन की जो लो डोज दी जाती है, वो असल में एक एंटी प्लेटलेट एजेंट की तरह ही काम करती है। अब बात करते हैं उस इमरजेंसी सिचुएशन की जब एक जानलेवा थक्का पहले ही बन चुका हो। ऐसे में हमारी टूल किट का इमरजेंसी क्रू काम आता है। ऐसी हालत में एक एक सेकंड कीमती होता है। कोई क्लॉट अगर दिल या दिमाग में खून का फ्लो रोक दे तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, और यहीं पर थक्का नाशक दवाएं अपना रोल निभाती हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स वो दवाएं हैं जिन्हें इमरजेंसी में दिया जाता है ताकि जो क्लॉट बन चुका है, जो रुकावट पैदा कर रहा है, उससे घोला जा सके। ये दवाएं सचमुच जान बचा सकती हैं। जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की, ये दवाएं भी बेहतर होती गईं। इन्हें हम 2 जनरेशन्स में बांट सकते हैं। पहली पीढ़ी में स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसी दवाएं थीं, और दूसरी पीढ़ी में अल्टेप्लेस जैसी ज्यादा मॉडर्न और असरदार दवाएं आ गईं। तो देखा जाए तो ये पूरी कहानी खून के नेचुरल बैलेंस को बनाए रखने की है। चाहे खून बनाना हो, उसे जमने से रोकना हो, या फिर बने हुए थक्के को तोड़ना हो, मकसद एक ही है, उस नाजुक संतुलन को वापस लाना। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पावरफुल टूलकिट के होते हुए मॉडर्न मेडिसिन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हर मरीज के लिए सही समय पर सही टूल का इस्तेमाल कैसे सुनिश्चित किया जाए। और यही पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का असली मतलब है।